बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारत की संसद, जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं और विधायिका भी। तो भारत की संसद, इसको कई नामों से जाना जाता है। हर देश की अपनी व्यवस्थापिका होती है। जैसे भारत की व्यवस्थापिका है संसद, तो इसे विधायिका भी कहते हैं, व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और हम इसको संसद के नाम से जानते हैं भारत में। ठीक है, तो विधायिका, व्यवस्थापिका और संसद एक ही चीज़ है। जैसे राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद भी है, तो व्यवस्थापिका है जी। तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ने लोकसभा लिख दी, लोकसभा, ठीक, राष्ट्रपति, और यहाँ पर लिख दिया हमने राज्यसभा। ये तीनों संसद के अंग हैं। कौन है? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। कभी कभी राष्ट्रपति को पहले लिख देते हैं, बाद में लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तीन अंग हैं, एक लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो लोकसभा को हम इस प्रकार समझते हैं। देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्य, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 550। ठीक, यहाँ निर्वाचित लिख लेते हैं। क्या? निर्वाचित। तो निर्वाचित कितने हो गए? निर्वाचित होते हैं 543। इसी प्रकार हम राज्यसभा में लेते हैं। राज्यसभा में क्या है? अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम सदस्य और इसमें निर्वाचित सदस्य। जी क्या है? निर्वाचित सदस्य। अब राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250। दो अंक थोड़ा अच्छा बना दिया, ठीक है। और निर्वाचित कितने होते हैं? 233। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि हमारी जिसमें अधिकतम सदस्य हैं 550 और निर्वाचित हैं, तो हम जो देखते हैं निर्वाचित होते हैं राज्यों से कितने होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने होते हैं। तो देखिए हम इसको इस प्रकार बनाते हैं जी। राज्य से कितने होते हैं? राज्य से होते हैं जे, और ये किन से? ये है यूटी लिख रहे थे। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो जिसमें क्या है, इसको हम लिखते हैं जी 19 सदस्य चुन के आते हैं। वास्तविक निर्वाचित सदस्य हैं। ये कौन से सदस्य हैं? वास्तविक। ठीक, इससे केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य चुन के आते हैं। और राज्यों से कौन से कितने आते हैं? राज्यों से आते हैं 524। तो 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे और राज्य से चुन के आएंगे 524। अब हम ये देख सकते हैं कि अधिकतम में देखते हैं। अधिकतम में क्या है? राज्य से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? अधिकतम, तो अधिकतम चुने जा सकते हैं 530। और यूटी से कितने चुने जाते हैं? अधिकतम 20 हो गए। 530 और 20 अधिकतम 550। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जी राज्य से चुने जाते हैं। राज्य से कितने सदस्य चुन सकते हैं अधिकतम? भारत में इस समय 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों से 530 सदस्य चुन के आ जा सकते हैं अधिकतम। और केंद्र शासित प्रदेश, जिसे यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य चुन के आ सकते हैं। और हमने देखा था कि वास्तविक निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 543। लेकिन राज्यों से 524 चुनाव जीत के आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 19 आते हैं। अच्छा, हम इसको भी देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ कितने आते हैं, इसको भी एक डायग्राम से हम देख सकते हैं। आप देखिए, इसमें क्या, दिल्ली देख लो,
इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा, दिल्ली से चुन के आते हैं 7, अन्य चुन के आते हैं 7, और जम्मू कश्मीर से J&K, जम्मू कश्मीर से चुन के आते हैं 5। तो कुल मिला के 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। तो हमारा ये रहा। अब हम अधिकतम इसमें लेते हैं राज्यसभा से। तो राज्यसभा में अधिकतम कितना होता है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 है। तो इसको देखते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं 238। जब हम 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं, मनोनीत कितने होते हैं? 12। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति, कला, क्षेत्र, विज्ञान, मतलब साहित्य, इन सभी क्षेत्रों से 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और हम ये देख सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्य बनने की उम्र क्या है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने की उम्र है 35 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष। तो 30 वर्ष जिसकी उम्र हो गई है वो राज्यसभा का सदस्य चुना जा सकता है। ठीक है। तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में और निर्वाचित होते हैं 238। अब निर्वाचित सदस्य भी हम देख सकते हैं कि राज्यों से कितने निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो इसमें क्या है? मनोनीत तो 12 ही हैं। मनोनीत कितने हैं? 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होंगे, लेकिन वास्तविक निर्वाचन होता है 233 का। निर्वाचन कितने का होगा? निर्वाचन होगा 233 का। कुल मिला के 233 और 12 245 सदस्य हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 245। तो ये क्या है कि अधिकतम 250 हो सकते हैं और निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं? 235। यहाँ पर लग गया था धोखे से, तो 235 हो गए, 245 हो गए। अब हम देखते हैं इसमें कितने? 233 और 12 245 सदस्य हमारे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भारत की संसद का गठन होता है और इसमें है राष्ट्रपति महोदय। कोई भी बिल या विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास हो गए, इसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में पेश हो गया तो क्या कानून का नहीं बना? बिल्कुल कानून नहीं बना है। कानून का रूप तब लेगा, कानून जब बन जाएगा जब राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं भारत की संसद के ये 3 अंग हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक। कोई भी विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाता है। अब देखिए, क्या राष्ट्रपति महोदय को कानून बनाने की शक्ति है? हाँ है। राष्ट्रपति महोदय कानून बना सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या संसद भंग हो गई हो। तो ऐसी स्थिति में जब आवश्यकता पड़ती है और बहुत ही ज़रूरी होता है तो राष्ट्रपति महोदय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए देश के लिए कानून बना सकते हैं। अब हमने आपको बताया था भारत की संसद। तो संसद को कई नाम से जान सकता है। व्यवस्थापिका, जैसे हम लिखते हैं व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका है, विधायिका है। तो ये क्या है? संसद पर्यायवाची है। ये क्या है? व्यवस्थापिका हो गई और विधायिका हो गई। तो संसद है, व्यवस्थापिका है, विधायिका है, राज्यों में विधानसभा है और विधान परिषद, मतलब इसको कई नामों से जाना जाता है। लेकिन भारत में जो व्यवस्थापिका है, जो विधायिका है, उसे संसद के नाम से जाना जाता है। आप जब भी व्यवस्थापिका की बात आए तब भी हम यही बात है, और विधायिका की बात तब भी संसद। तो जब विधायिका की बात आती है तो जानो हम संसद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और संसद के 3 अंग हैं, एक है लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो इस प्रकार हमने सदस्यों को जाना है और हम जानते हैं। अब एक देखिए कि पहले इसमें क्या है, लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति अपने कोटे से मनोनीत करता था। तो अधिकतम सीटें होती थी 552। तो राष्ट्रपति कितनी सीटें मनोनीत करता था?
एंग्लो इंडियन की 2 सीटें, लेकिन ये 2 सीटें 104वें संविधान संशोधन, कौन सा 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई एंग्लो इंडियन की सीट राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। अब यदि अब कोई कहे क्या एंग्लो इंडियन संसद में पहुंच सकता है? हाँ, पहुंच सकता है। यदि कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति है तो वो चुनाव जीत कर संसद में पहुंच सकता है। एंग्लो इंडियन है कौन? कौन लोग एंग्लो इंडियन है? तो भारत में अंग्रेज़ों का बहुत लंबे समय तक शासन रहा है, बहुत लंबे समय तक, लगभग 200 वर्ष के आसपास। तो वो लोग अंग्रेज यहाँ आए और यहाँ की महिलाओं से उन्होंने शादी कर ली तो उनके बच्चे, उनका परिवार जो हुआ, अब वो काफ़ी संख्या में थे पूरे देश भर में। तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें कहा कि ये लोग हैं तो इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी बात कौन सुनेगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया था कि 2 सदस्य राष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करेंगे। लेकिन अब ये व्यवस्था ख़त्म कर दी है। 25 जनवरी 2020 के बाद कोई सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होगा। और ये कानून बना था 104 संविधान संशोधन 2019 में। तो हम कह सकते हैं कि 1952 से, कब से 1952 से और 2020 तक 2 सदस्य मनोनीत होते थे। 2 सदस्य क्या होते थे? मनोनीत। ठीक, 2 सदस्य मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन। लेकिन अब वो व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है और आगे हम दूसरे वीडियो में और समझेंगे। नमस्कार।